हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल रियांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रश्न किए थे, आज की क्लास में पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग पूरे ऑप्शन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का थंबनेल है, ठीक है, और ये है कुछ पिक्चर्स, उसको देख लीजिए। ठीक है, ये है आज का हम लोग का मोटिवेशन। ठीक है, जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यही चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देन यू चेंज योर थिंकिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन यू स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट। जब आप अपनी सोच को क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव में बदल देते हैं तो आपको रिजल्ट कैसा मिलने लगता है, पॉजिटिव मिलने लगता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो ये जान लीजिए, ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा अपघटन अभिक्रिया जैसी होती है। तो ये हम लोग का इस प्रश्न को समझ गए कि अपघटन जो अभिक्रिया होती है उसकी प्रकृति ऊष्मा, ठीक है, ऊष्माशोषी होती है। ठीक है, ऊष्माशोषी होती है। ठीक है, समझ गए, ऊष्माशोषी होती है। अब यहाँ पे हम लोग संयोजन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संयोजन जो अभिक्रिया होती है इसका मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, जुड़ना, जुड़ने का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है इसमें ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ठीक है, ये सारी चीजें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होती है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है, या ऊष्मा का उत्पन्न होना। ठीक है, अब यहाँ पे ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक शब्द से। किस आया है, ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर, ठीक है, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिसमें बंध क्या होते हैं, जुड़ते हैं, बंध बनाने की प्रवृत्ति हो, ठीक, जिसमें बंध बनाने की प्रकृति हो वो ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या हो, बंध बनने की, बंध, ठीक है, बंध बनने की प्रकृति हो, ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। अब यहाँ पे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें बंध बनने की, क्या बंध बनता नहीं है, इसमें बंध टूटने की प्रक्रिया होती है। बंध टूटने
की प्रवृत्ति होती है, जिसमें बंध टूटने की प्रवृत्ति होगी उष्माशोषी, जिसमें बंध बनने की प्रकृति होगी वह उष्माक्षेपी। ठीक है, तो ये चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, आइए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न क्या है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे हम लोग हर एक ऑप्शन को देख लेते हैं। तो लेड जो सल्फेट है इसका सूत्र यहाँ पे है PbSO4। PbSO4 को हम लोग लेड सल्फेट कहते हैं, लेड सल्फेट, ठीक है, सल्फेट कहते हैं, लेड सल्फेट कहते हैं। PbO मतलब लेड ऑक्साइड, लेड जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, लेड ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, लिथार्ज होता है। क्या होता है, लिथार्ज होता है, लिथार्ज। ठीक है, लिथार्ज इसका व्यापारिक नाम होता है। जो लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड, लेड इसको क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड का व्यापारिक नाम होता है गैलेना। क्या होता है, गैलेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है PB3O4, ये है लेड पेरोक्साइड। ये क्या है, लेड पेरोक्साइड। क्या है ये, लेड पेरोक्साइड। लेड पेरोक्साइड का व्यापारिक नाम होता है लाल सिंदूर, लाल सिंदूर, लाल सिंदूर। ठीक है, तो इसी कड़ी में थोड़ा सा 2-3 और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके दो व्यापारिक नाम है, एक है धोवन सोडा। क्या है, धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा। ठीक है, एक है सोडा एस। ठीक है, सोडा एस। ठीक है, सोडा एस। धोवन सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2, ठीक है, CO3 10H2O। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे होगा Na2CO3। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सोडियम जो कार्बोनेट है इसका ये रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे व्यापारिक नाम है धोवन सोडा, इसका सूत्र ये है सोडा एस। Na2CO3 इसका क्या है, सूत्र है। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। इसको हम लोग, इसका व्यापारिक नाम लाल दवा के नाम से जानते हैं, लाल दवा। ठीक है, लाल दवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ दिया गया था। अगले पेज पे कुछ और भी दिए हैं जिसके व्यापारिक नाम और सूत्रों को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं अगले। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। अगला जो है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोवन सोडा। क्या होता है, धोवन सोडा। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O और ये होता है धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा। ठीक है, अब दिया हुआ है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो व्यापारिक नाम होता है वो गंधक का अम्ल भी होता है और आयल ऑफ विट्रियॉल भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका सूत्र होता है H2SO, ठीक है, 4। ठीक है, इसको हम लोग गंधक का
अम्ल, ठीक है, अम्ल, या आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी, विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका व्यापारिक नाम। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? ये KMnO4, इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं। किसके? लाल दवा के नाम से जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका जो व्यापारिक नाम होता है, ठीक, बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ, ठीक है, चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब जो अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3, इसका व्यापारिक नाम संगमरमर होता है। संगमरमर, ठीक है। ये क्या होता है? संगमरमर, ठीक है। अमोनियम, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl, ये होता है नौसादर, ठीक है, नौसादर। अब ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। नमक का, ठीक है, अम्ल, नमक का अम्ल, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोडियम क्लोराइड, इसका साधारण नाम है साधारण नमक, व्यापारिक नाम है। और सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल या आयल ऑफ विट्रियोल, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का अम्ल। तो ये सारे के सारे इसके व्यापारिक नाम और इनके सूत्र थे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ये हम लोग का क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं? जिसमें ऊर्ध्वपातन हो, वाष्पन हो, ठीक है, कोई नया पदार्थ न बने, ठीक, पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास उदाहरण होंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग के पास वो क्या है? कागज को फाड़ना, ठीक है, या लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी को काटना, ठीक है, ठीक है, या कांच के गिलास का, ठीक है, कांच के गिलास का टूटना, कांच के गिलास, ठीक है, गिलास का टूटना, ठीक है, कांच के गिलास का टूटना, ठीक है। जल बनना, ठीक है। उसके बाद से भाप बनना, ठीक है, ठीक है। ये क्या बनना? भाप बनना। अगला जो है 6वां एग्जाम्पल, ठीक है, बिलियन बनना, ठीक है, बिलियन का बनना। तो इसमें पानी में चीनी का घुलना, ठीक है, पानी में, ठीक है, पानी में नमक का घुलना, ये सभी क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे। अगला ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होंगे? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन को, ठीक है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। दूध से दही का बनना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, ठीक है। पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, ठीक है। तो आपसे भौतिक परिवर्तन पूछा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है।
हाँ, तो अगला प्रश्न है संक्षारण के उदाहरण। तो संक्षारण क्या होगा कि नमी और ऑक्सीजन की वजह से कुछ पदार्थों पे क्या होता है कि संक्षारण होता है, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। उनके भारों में क्या होता है, उनके भार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये संक्षारण में कुछ एग्जाम्पल, तो संक्षारण के एग्जाम्पल यहाँ पूछा है। तो जैसे चांदी के बर्तन जो होते हैं वे काले पड़ जाते हैं, लोहा का भूरा हो जाना, ठीक है, तांबा का हरा हो जाना, ये सभी के सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चांदी पर काले रंग की परत बनना, ठीक है, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। ये तीनों के तीनों क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन जो आपका होगा डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहले बता दे कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वह एक ऐसी क्रिया होती है, अस्थायी क्रिया होती है, ठीक है। उसमें पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, ठीक है। उसके बाद से वह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, दोनों दिशाओं में वो क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। उसके बाद से उसमें नए पदार्थ का निर्माण क्या होता है, नहीं होता है। तो आइए ऑप्शन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि नया पदार्थ बनता है, तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये ऑप्शन आपका हो गया गलत, ठीक है। अब उसके बाद से अगला जो ऑप्शन दे रहा है ये अस्थाई, यहाँ पे क्या होगा, अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन। तो यह अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई परिवर्तन होता है। यह कह रहा है अनुत्क्रमणीय, तो यह अनुत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय होता है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है पदार्थ नहीं परिवर्तित होता, ये ऑप्शन करेक्ट है। भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में ये क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं भाप। यहाँ पे क्या लेते हैं, भाप नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बर्फ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्फ, ठीक है, बर्फ। अब यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे जल, ठीक है, ये जल, यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा भाप, ठीक है। ये आपके अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन के क्या है, एग्जाम्पल है। अगर देखिए यहाँ पे प्लस उष्मा होगा, आई यहाँ पे अगर बर्फ पे उष्मा आप देंगे तो जल में परिवर्तित हो जाएगा, अगर जल पे उष्मा देंगे तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज हम लोग रिवर्स में करेंगे, तो यहाँ पे संघनन या द्रवण करेंगे भाप का तो जल बन जाएगा, और जल का जब हम लोग माइनस उष्मा देंगे मतलब तो क्या हो जाएगा, बर्फ, हिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन का क्या है, एक अच्छा सा उदाहरण है जो आपको क्या होगा, ये इसमें दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। यहाँ बर्फ पे प्लस उष्मा दिए जल बना, जल पे प्लस उष्मा क्वथनांक बढ़ाए तो भाप में परिवर्तित हो गया, भाप पे जब हम माइनस उष्मा दिए जल में परिवर्तित, जल पे जब हम लोग माइनस उष्मा किए तो क्या बना, बर्फ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, तो इसको भी हम लोग बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखिए नया पदार्थ नहीं बनता है, भाई इसमें नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। अब एक अस्थायी परिवर्तन है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है।
उत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में क्रियाएं संपन्न होती हैं वो भौतिक कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन कर रहा है पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में आएगा, ये भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन का विशेषता है। ठीक है, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का है। ठीक है, अब उसके बाद से जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ मैं रासायनिक के एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे दूध से, ठीक है, दूध से दही का बनना, दूध से दही, ठीक है, दही बनना, ठीक है, बनना। ठीक है, लोहे पे जंग लगना, क्या होना, लोहे पर, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगाना। तीसरा जो प्रश्न है कोयले का, ठीक है, कोयले का दहन, ठीक है, कोयले का दहन, ठीक है, या एलपीजी का दहन। ठीक है, उसके बाद से ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे किसी चीज, लकड़ी, कागज, इन सभी पदार्थों का जलना। ठीक है, तो क्या होगा, जलना, दहन, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण को हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऑक्सीकरण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ऑक्सीजन का संयोज करता है। ठीक है, अब विद्युत धनात्मक तत्वों के समूह में या अनुपात में वृद्धि करता है। ठीक है, ये सारा का सारा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का विस्थापन हो वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण का जो परिभाषा है उसको समझ लीजिए थोड़ा। कह रहा है कि किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना अर्थात पृथक हो जाना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन का त्यागना बिल्कुल सही। ठीक है, ऑक्सीकरण का संयोजन होना बिल्कुल सही। ठीक है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होना बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑक्सीकरण के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको समझ लीजिए। अगर यहाँ पे सोडियम है, सोडियम से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एल्युमिनियम है यहाँ पे, ठीक है, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। ये उसके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना, ठीक है, जंग लगना, ये कैसी अभिक्रिया है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत जो गंधिता है वो कैसी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, विकृत गंधिता, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देंगे, और हाइड्रोजन को जलाने पे भी क्या होता है, वहां पे भी ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया का योगदान होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है कि अवकरण अपचयन वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो जिसमें देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन अवकरण या अपचयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये किसमें होता है, ऑक्सीकरण में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण या उपचयन में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का संयोग ये भी ऑक्सीकरण में होता है या उपचयन में होता है। विद्युत नेगेटिव समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी किसमें होती है, ऑक्सीकरण और उपचयन में होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है
तो ये ऑप्शन इसके लिए क्या है, करेक्ट है। अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे, अभी पिछले ही प्रश्न में बताया, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है, ये देखिए ऑक्सीकरण या ठीक है, ऑक्सीडेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। अब देखिए अवकरण या अपचयन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, बंध, ठीक है, बंध बनने की प्रवृत्ति हो, वो क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कुछ उसी से रिलेटेड क्या है कि लोहे के जंग लगने से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जामों में आ चुके हैं और आने की प्रबल क्या है, संभावना भी है। तो इन क्वेश्चनों को आप डेली कम से कम रिवाइज कर लीजिए और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, लोहे पर जंग लगना अभिक्रिया है। तो लोहे पे जंग लगना कैसे अभिक्रिया है, अभी कुछ देर पहले बताया गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कह रहा है जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, और नमी, और क्या होगा, नमी की जरूरत होती है। जंग लगने पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जंग लगने पर वजन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जंग लगने के बाद क्या होता है, उस लोहे का भार बढ़ जाता है। जब भी संक्षारण युक्त जो पदार्थ होंगे उसका क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। तो जंग लगने पर वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं जंग लगने से बचने के लिए उपाय। तो देखिए इस पे क्या होता है, गैल्वेनीकरण होता है। क्या होता है, गैल्वेनीकरण करते हैं। गैल्वेनीकरण मतलब जिंक की पतली परत का लेपन करते हैं, जिंक लेपित करते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या है, यह जिंक लेपित लोहा होता है। ये क्या होता है, जिंक लेपित लोहा होता है। गैल्वेनाइज्ड क्या होता है, जिंक लेपित लोहा होता है, ठीक है, जिंक लेपित लोहा होता है, जिंक लेपित लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है। स्टील व लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो जिंक और लोहे पर किसकी कोटिंग होती है, तो जिंक की होती है। किसकी होती है, जिंक की होती है, ठीक है। यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प है जिंक ऑक्साइड। क्या होता है ये, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है, तो उसका नाम है यशद लेपन, ठीक है, यशद लेपन, यशद लेपन, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, इस्पात व आयरन पर किसका लेपन होता है, तो जिंक लेपित, तो जिंक की पतली परत का लेपन होता है, जिंक की पतली परत का लेपन होता है लोहा और आयरन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है।
अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूं ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होता है, ऑक्सीकरण का होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन का आप समझ गए होंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागना त्यागना किसमें होता है, ऑक्सीकरण में होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें होती है, ऑक्सीकरण में होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है। तो अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति क्या होती है, उष्मा शोषी होती है। ठीक है, बात समझ में आया। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, रसायन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है हम लोग का, ये देखिए एक बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, कह रहा है कि जल किसका संयोजन है। तो देखिए मैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से बता रहा हूं। देखिए जो धुआं और कोहरा जो होता है ये स्मोग का संयोजन होता है, स्मोग का संयोजन होता है धुआं और कोहरा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O जो होता है यह होता है जल गैस। ठीक है, ये किसका मिश्रण होता है, जल गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, जल गैस का। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है यह प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, ये देखिए ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज। ठीक है, ये जो भी नाम है ये जल गैस, यह क्या है, व्यापारिक नाम है। ये भी प्रोड्यूसर गैस, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण का व्यापारिक नाम है। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का व्यापारिक नाम क्या है, अम्लराज, जो 1:3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी के सभी क्वेश्चन और ऑप्शन आपको समझ में आ गया। जैसे इसी से रिलेटेड एक लिख लीजिए, मेथेन गैस। ठीक है, मेथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। ठीक है, मीथेन गैस CH4 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू।